हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑसिलेटर के टाइप हार्टले ऑसिलेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक हार्टले ऑसिलेटर को इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे वो बनाया जाता है, उसके बाद उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टले ऑसिलेटर वाज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्चर राल्फ हार्टले। सबसे पहले तो हार्टले ऑसिलेटर को इन्वेंट किया था एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्चर ने, जिसका नाम था राल्फ हार्टले, और अपने नाम के अकॉर्डिंग इसने ऑसिलेटर का नाम रख दिया क्या, हार्टले ऑसिलेटर। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये किस काम आता है। तो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड साइनसोइडल वेव्स इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। इसका क्या काम होता है, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करता है। कौन सी रेंज में, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। तो सबसे पहले तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है किसके साथ, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। इससे अपोजिट डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या करता रहता है, डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ता हूँ। ये पहला जो हिस्सा ये मैंने डॉटेड लाइन करके जो दिखा रखा है, डॉटेड लाइन के इस साइड वाला हिस्सा जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास डिनोट करता है ट्रांजिस्टर को, ये जो मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर रखा है। सेकंड पार्ट अपने पास डिनोट करता है किसको, टैंक सर्किट को। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एनपीएन सर्किट के अंदर एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफिकेशन के काम आता है, और टैंक सर्किट क्या काम करता है, टैंक सर्किट के अंदर इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी क्या होते हैं, पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस C1 एंड C2 यूज़ कर रखे हैं, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक यूज़ कर रखा है, उसके बाद VCC वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। इसका सारा का सारा हम कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ेंगे, हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ इसे कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं देखता हूँ इन फिगर इट कंसिस्ट ऑफ टैंक सर्किट। सबसे पहले फिगर में क्या दिखा रखा है, जो सेकंड पार्ट है इसके बारे में डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने पास, टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट के अंदर क्या होता है, देखो इन टैंक सर्किट द इंडक्टर कोइल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मैंने इंडक्टर कोइल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, L1 एंड L2, जो आपस में क्या है भाई, म्यूचुअली कनेक्टेड है, L1 एंड L2। उसके बाद देखो L2 का जो एक एंड है वो कहाँ से कनेक्ट है भाई, वाया C2 के वाया होके किससे कनेक्ट है, कलेक्टर पार्ट से कनेक्ट है, जिससे मेरे से जहाँ से मेरे को क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है ट्रांजिस्टर की। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि एक कैपेसिटर C इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंडक्टर, one end of L2 is connected with collector via capacitor C2 and other connected to, इसका सेकंड एंड किससे कनेक्टेड है, इस वायर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर के एमिटर और बेस पार्ट से। तो वाया L2 का सेकंड जो कनेक्टेड है, अदर कनेक्टेड विद कैपेसिटर CE2 एमिटर टर्मिनल के अकॉर्डिंग इसे मैंने इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। एंड अदर कनेक्टेड विद कैपेसिटर CE टू एमिटर टर्मिनल। One end of L1 is connected to emitter terminal V in transistor capacitor CE and other to base via C1। देखो L1 को मैंने कहाँ से कनेक्ट कर रखा है, L1 को मैंने C1 कैपेसिटर के अक्रॉस एक तो बेस टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, और उसके बाद मैंने किसको कनेक्ट कर रखा है, L1 को एक कनेक्ट कर रखा है मैंने CE के अकॉर्डिंग, जो CE अपने पास कॉमन एमिटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास जो ट्रांजिस्टर का फंक्शन है, हेयर RE हेल्प्स इन स्टेबलाइज बाइसिंग। जो RE रेजिस्टेंस मैंने ले रखा है एमिटर के केस में, ये बाइसिंग को स्टेबलाइज करने में, बाइसिंग क्या है, अनबैलेंस ना हो उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने RE रेजिस्टेंस का यूज़ कर रखा है। उसके बाद एक मैंने मेन फैक्टर यहाँ पे यूज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, RFC का मतलब क्या होता है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक के लिए देखो यहाँ पे इसके लिए जाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई न्यू सी, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड सी इज द कैपेसिटेंस। तो RFC देखो भाई क्या काम करता है, मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है कि अलाउ DC, ये DC करंट को तो क्या करेगा, अलाउ करेगा DC सप्लाई को, तो और क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसको, AC सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। उसके बाद दो कैपेसिटेंस भी यूज कर रखे हैं यहाँ पे, C1 एंड C2। कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, C1 एंड C2 ब्लॉक्स DC सिग्नल। ये इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने दो चीज़ें मेन पढ़ी हैं। एक मेरे पास जो पहले वाला पार्ट है वो मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा है, सेकंड वाला पार्ट मैंने टैंक सर्किट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मैंने RFC के बारे में बताया, VCC वोल्टेज अप्लाई कर रखी है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के बाद देखते हैं इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। तो थोड़ी सी वर्किंग मैं इसकी बताता हूँ अभी। ये देखिए ट्रांजिस्टर के अंदर इसकी वर्किंग की अगर मैं बात करूँ
तो जैसे ही मैंने क्लोज किया किसको, की को, जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ की को, तो मेरे पास ट्रांजिस्टर, देखो ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर ने काम करना स्टार्ट किया क्लोज करते ही की को, मेरे को वोल्टेज अप्लाई होगी वीसीसी। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर ने काम करना स्टार्ट किया, मेरे को वोल्टेज आउटपुट कहाँ से मिली, वाया कलेक्टर, कलेक्टर से जो ही मेरे को आउटपुट मिली। अब आउटपुट मेरे पास यहाँ से कहाँ पे चली जाएगी, सीधी C2 के अक्रॉस होकर कहाँ पे जाएगी, टैंक सर्किट के पास। अब टैंक सर्किट के पास कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस साइड इस टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कैपेसिटर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी ट्रांजिस्टर की एम्पलीफाई होके आउटपुट बढ़ती जाएगी, उसके बाद क्या होगा, देखो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर अपने किस फॉर्म में चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज अपनी चार्जिंग को करता है। अब जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, फुली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा किसके अक्रॉस, इंडक्टेंस L1 एंड L2। और इंडक्टेंस की एक खास बात क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन जो ये मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिली है, ये मेरे को कैसी मिली है, डैम्प्ड ऑसिलेशन मिली है। जिसका डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या बताई मैंने, इसे पहले भी मैं बता चुका, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। लेकिन मेरे को काम नहीं है डैम्प्ड ऑसिलेशन, मेरे को काम नहीं आनी, इसके लिए मैंने क्या करना है, इसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बनाना है। तो मैंने दोबारा से इसकी जो आउटपुट आई थी उसको, आउटपुट को मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया L1 के अक्रॉस बेस जंक्शन ऑफ, बेस एमिटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर NPN के बेस जंक्शन और एमिटर जंक्शन के ऊपर मैंने इसके आउटपुट को लगा दिया। इसी को क्या कहते हैं, फीडबैक सर्किट भी इसी को कहते हैं। फीडबैक का मतलब क्या होता है, जो मैं आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट इनपुट के अंदर यूज कर लेता हूँ, उसी को मैं क्या कहता हूँ, फीडबैक सर्किट कहते हैं। तो मैंने देखो आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट को यूज करके दोबारा से इनपुट में लगा दिया। इसका मतलब जो इनपुट अब मेरे को मिली है वो पहले से आउटपुट मिली है, और किसकी फॉर्म में मिली है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की फॉर्म में मिली है। इसका मतलब अपने पास फेज चेंज होएगा किसका, एक तो ट्रांजिस्टर से फेज चेंज हो जाएगा फर्स्ट, 180 डिग्री फेज मेरे को कौन प्रोवाइड करवाएगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट 180 का ही फेज कौन प्रोवाइड करवाएगा मेरे को, टैंक सर्किट प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब 180 प्लस 180 360 का फेज डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 360, और इसको मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री का फेज डिफरेंस, दोनों फेज डिफरेंस हो सकते हैं। इसी को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और यही मैंने जब ऑसिलेटर पढ़ा था तो उसके ब्रैक होसन क्राइटेरिया के अंदर दो बातें पढ़ी थी, या तो पॉजिटिव फीडबैक होगा तो 360 डिग्री का, या फिर कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का। अगर 360 डिग्री और 0 डिग्री का फेज है अपने पास, इसका मतलब वो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आता है। तो पॉजिटिव फीडबैक ये उसके क्राइटेरिया को भी पूरा करता है। इसके बाद देखो मैंने इसकी वर्किंग को लिख भी रखा है अच्छे से समझा के, व्हेन के इज क्लोज, अगर की को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इसका मतलब द कलेक्टर करंट स्टार्ट राइजिंग, कलेक्टर का करंट क्या हो गया, राइज होना स्टार्ट हो गया। कैसे हो गया भाई, क्योंकि आउटपुट में कलेक्टर के अक्रॉस मिलेगी। जैसे मैंने की को ऑन किया, VCC वोल्टेज अप्लाई होगी एमिटर बेस जंक्शन के अक्रॉस, मेरे को कलेक्टर से क्या मिल गई, आउटपुट मिल गया। अब कलेक्टर से जैसे आउट मिला, द चार्जेस द कैपेसिटर C, उसने क्या काम करना स्टार्ट किया, चार्ज को स्टार्ट करना कर दिया किसको, कैपेसिटर C को। अब व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज, अब धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, और एक स्टेज कैसी आएगी कि कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फुली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद देखो कैपेसिटर का मैंने बता दिया, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा। इट डिस्चार्ज थ्रू L1 एंड L2, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा किसके अक्रॉस, L1 एंड L2। दस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस आर सेटअप इन टैंक सर्किट। मैंने बताया कि टैंक सर्किट के अंदर मेरे को कैसी ऑसिलेशंस मिलेंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब जो एम्पलीट्यूड के साथ क्या, जो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या करता हुआ दिखाई दे, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे। लेकिन मेरे को ऑसिलेटर की आउटपुट कैसी चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के रूप में चाहिए। तो मेरे को फिर से वो डैम्प्ड ऑसिलेशन जो मेरे को मिली है वो मैं क्या करूँगा, एमिटर और बेस जंक्शन पे फिर से अप्लाई कर दूंगा अक्रॉस L1 के अक्रॉस अगर मैं करूँगा तो देखो, then the oscillations across L1 are fed up to input base emitter circuit through C1। देखो मैंने L1 के अक्रॉस C1 के अक्रॉस मैंने फिर से वो जो आउटपुट मेरे को मिली थी वो मैंने अप्लाई करवा दी किसके ऊपर, बेस एमिटर जो टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, वाया C1 कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने फिर से लगा दी। तो फिर क्या मिलेगा भाई, that's the oscillations across L1 are fed back into input circuit through C1 and amplifies by using NPN। और NPN ट्रांजिस्टर जो मैंने अप्लाई कर रखा है, फिर से जो अपने को इनपुट मिली थी आउटपुट के अकॉर्डिंग, वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, एम्पलीफाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। एम्पलीफाई करेगा ट्रांजिस्टर उसको, देन आउटपुट विल बी अपीयर ऑन द कलेक्टर
पार्ट, और मेरे को आउटपुट फिर से कहाँ मिल जाएगी, कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर जो टर्मिनल होता है वो कौन सा पार्ट होता है, आउटपुट के लिए। तो आउटपुट पे फिर से देन आउटपुट विल अपीयर ऑन कलेक्टर पार्ट एंड वी गेट कंटिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देखो कैसे मिलेंगी, यहाँ से मेरे को डैम्प मिली थी, मैंने यहाँ पे फिर से इस वेव को लगाया तो यहाँ पे 180 का फेज मिला। अब इस 180 के फेज को फिर से टैंक सर्किट के अंदर 180 का फेज मिल जाएगा, ये बात भी मैंने लिख रखी है। ए फेज ऑफ 180 डिग्री इज इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। सबसे पहले एम्पलीफायर के अंदर जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई होगी तो 180 का फेज मेरे को कहाँ से मिलेगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के अक्रॉस। ए फर्दर 180 डिग्री चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाई टैंक सर्किट, और टोटल चेंज कितने का हो गया भाई, 360 डिग्री और कितने का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी मेरे को। देखो मैंने ऑसिलेटर की जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसके अंदर यही पढ़ा था कि ऑसिलेटर क्या काम करता है। ऑसिलेटर अपने को एसी सप्लाई देता है बिना एसी सिग्नल के अप्लाई किए हुए, डीसी को कन्वर्ट करके लेके आता है किसमें, एसी सिग्नल्स में, और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की मेरे को एसी सिग्नल मिलता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई अंडर द रूट एल सी। अब देखो यहाँ पे L तो क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा अपने पास, जो इंडक्टेंस मैंने टैंक सर्किट के अंदर लगा रखा है। क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में भी, जो परसों मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बताया था कि जो टैंक सर्किट के अंदर L और C होते हैं, फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ L और C। L का मतलब क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया, C यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो C अपने पास कैपेसिटेंस हो जाएगा टैंक सर्किट का। उसके बाद वेयर L जो इंडक्टेंस होगा वो किस कारण होगा भाई, L1 प्लस L2 प्लस, यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो M क्या चीज़ को डिनोट करेगा, M है अपने पास म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ L1 एंड L2। ये म्यूचुअल कोफिशिएंट है किसका, L1 और L2 का म्यूचुअल कोफिशिएंट है। इसके लिए तो देखो ऑसिलेटर की वर्किंग के मैंने क्या क्या देखा कि ऑसिलेटर अपने को लास्ट में लाके अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने ऑसिलेटर से एसी सिग्नल मिल गया, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का मिल गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैंने उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है 1/2 पाई अंडर द रूट LC, और L इंडक्टेंस हो जाएगा और C फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। इसके अंदर एक क्राइटेरिया जो था पॉजिटिव फीडबैक का, वो भी इसने ऑसिलेटर ने करवा दिया कंप्लीट, क्या 360 डिग्री और 0 डिग्री का फेज मिलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक के भी दिन आएगा। तो ये इसकी क्या थी, ऑसिलेटर की कंप्लीट वर्किंग थी, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं कोलपिट ऑसिलेटर के बारे में। कोलपिट ऑसिलेटर को कैसे बनाएंगे, कैसे उसका काम करते हैं, वो वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के